Hello students, this is Tarun Kumar Dubey here with the lecture number 11 of solid state. So previous lecture we discussed about the structure of ionic compounds, जिसमें हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया था कि किस प्रकार से आपको आयनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाना है। उसके लिए हमने एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म डिस्कस किया था, रेडियस रेशियो। ठीक है, रेडियस रेशियो के हिसाब से हम लोगों ने अलग अलग टाइप की क्राइटेरिया भी बना ली थी कि कौन सा वाइड फॉर्म होने वाला है वहाँ पर। और हमने आपको बेसिकली बताया था कि 5 टाइप के आपको कंपाउंड्स को वहाँ पर पढ़ना था, NaCl, CHCl, ZnS, CaF2, Na2O। हमने 2 पढ़ भी लिए थे, NaCl और CHCl। आयनिक कैसे उनका स्ट्रक्चर बनता पूरा हम लोगों ने डिटेल में वो चीज़ पढ़ ली थी। तो आज हम लोग वहीं से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और सबसे पहला जो हम लोग करने वाले हैं आज का वो है ZnS। ठीक है, थर्ड बेसिकली कल के आगे जो है थर्ड आ पड़ेगा ZnS। तो अगर ZnS की बात की जाए, जिंक सल्फाइड की बात की जाए, तो स्टार्टिंग में ही जब हम आपको लेक्चर पढ़ा रहे थे तो हमने आपको एक वर्ड बताया था, पॉलीमॉर्फस। पॉलीमॉर्फस का मतलब क्या होता था? ऐसे कंपाउंड जिनके एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर हों। वहाँ पर हमने आपको ZnS का एग्जाम्पल दिया था, जिंक सल्फाइड का। ZnS के भी 2 टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, ध्यान दीजिएगा। ZnS के भी 2 टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। सबसे पहला है जिंक ब्लेंड, ठीक है, और दूसरा होता है बुल्टाइज। सबसे पहले हम लोग जिंक ब्लेंड को ही डिस्कस करेंगे क्योंकि यही अपने सिलेबस में है। क्या अंतर है? जिंक ब्लेंड जो है वो एक सीसीपी टाइप का स्ट्रक्चर है। सीसीपी टाइप का स्ट्रक्चर है इन द सेंस कि इसमें जो भी आपका एनायन होगा वो किस में रहेगा? सीसीपी में रहने वाला है। और चीजों को हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो है जिंक ब्लेंड को डिस्कस करते हैं, वही 5 पॉइंट के अंतर। सबसे पहला पॉइंट क्या होता था? एक्सपेरिमेंटली हम लोग क्या निकालते थे? रेडियस रेशियो ऑफ Zn2 पॉजिटिव अपॉन S2 नेगेटिव। यहां पर जो रेडियस रेशियो होता है वो होता है 0.3। 0.3 का मतलब ये कहां पे लाई कर रहा है? टेट्राहेड्रल वॉइड में लाई कर रहा है। क्योंकि टेट्राहेड्रल वॉइड की कंडीशन क्या थी? 0.225 से लेके 414 तक। तो इसमें वॉइड जो है वो कौन सा बनेगा? टेट्राहेड्रल वॉइड। जैसे ही हम लोग ये पॉइंट लिख लेते हैं तो तुरंत हम लोग यहां से क्या लिखने चालू करते हैं? यहां से हम लोग लिखेंगे सो एनायन क्या है? H2 नेगेटिव ऑक्यूपाइड सीसीपी स्ट्रक्चर। इसका मतलब एनायन कहां कहां पे होगा? सीसीपी का मतलब कॉर्नर प्लस फेस सेंटर। एंड कैटायन जो कि क्या है? Zn2 पॉजिटिव ऑक्यूपाइड। अब जरा यहां पे समझिएगा, ये जो एग्जाम्पल है आपका वो ए बी टाइप का एग्जाम्पल है। ऐसे फॉर्मूला जिनका क्या हो, ऐसा फॉर्मूला जो ए बी टाइप का फॉर्मूला उसका एग्जाम्पल है। तो ए बी टाइप का फॉर्मूला कब होता है? जब रेशियो क्या हो दोनों के, जो दोनों के एटम है उनका रेशियो 1:1 हो। अब अगर यहां पर हम क्या करते हैं कि कॉर्नर प्लस फेस सेंटर पे इसको बैठा देते हैं तो टोटल इसके 4 एटम आएंगे। S2 नेगेटिव के 4 एटम आते हैं FCC में ना, जो मेन साइड पे होता है। और उससे टेट्राहेड्रल वॉइड कितने बनने वाले हैं? इसके डबल 8। और टेट्राहेड्रल वॉइड पूरी तरीके से अंदर होते हैं। तो अगर इसके 4 एटम आएंगे तो इसके 8 एटम आ जाएंगे Zn2 पॉजिटिव के। लेकिन फॉर्मूले से क्या लग रहा है कि रेशियो तो बराबर है 1:1। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर इसने टेट्राहेड्रल वॉइड को पूरी तरीके से ऑक्यूपाई नहीं किया है। ओनली 50% ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज ऑक्यूपाइड बाय Zn2 पॉजिटिव। इस चीज को आपको जरूर ध्यान रखना है कि यहां पर जो आपके टेट्राहेड्रल वॉइड हैं वो केवल 50% ही ऑक्यूपाई करेंगे, तभी आपका फॉर्मूला ZnS बनेगा। नहीं तो इसके मॉलिक्यूल आपके, इसके जो हैं आपके 8 हो जाएंगे आपके मॉलिक्यूल। ठीक है, एटम्स। कैटायंस Zn2 पॉजिटिव ऑक्यूपाइड 50% ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। 50% का मतलब क्या हुआ? टेट्राहेड्रल वॉइड जो आपके होते हैं बॉडी डायगोनल के अलोंग बनते हैं। ठीक है, कहां बनते हैं? बॉडी डायगोनल के अलोंग। हम यहां पे एक डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आपके जो S निगेटिव है, S2 नेगेटिव, दीज आर इन CCP मींस कॉर्नर प्लस
फेस सेंटर। ठीक है, ये फ्रंट वाले का और ये बैक वाले का। अब अगर हम उसकी पोजीशन दिखाएं आपको Z2 पॉजिटिव की, तो यहां पर कुछ बनेगा। एक बॉडी डायगोनल क्या है कि यहाँ की इस कॉर्नर से निकल के वो पीछे वाले कॉर्नर तक जाएगा। इस बॉडी डायगोनल पे बीच में कहीं पे ऐसे करके बनेगा क्या, Z2 पॉजिटिव रखा होगा। ठीक है, तो हमने जब 50% बोल दिया, किसी किसी बुक में एक वर्ड लिखा अल्टरनेट, ठीक है, अल्टरनेट ऑक्यूपाइड अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड, ये भी लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इस बॉडी डायगोनल के अलॉन्ग इसने नीचे साइड में ऑक्यूपाइड कर लिया, तो एक बॉडी डायगोनल के अलॉन्ग एक ही पे करेगा, पहले दोनों पे करता था, ठीक है, 50% मतलब एक ही पे करेगा। और अगर इस पे नीचे पे कर लिया है, तो जब ये वाला जाएगा ऐसे करके ऊपर, तो यहाँ पर ऊपर वाले पे कर लेगा, इस वाले पे ऊपर वाले पे कहीं पे ऐसे बनेगा बीच में। ठीक है, इस पे नीचे बन गया। अब जो ये वाला आपका जाएगा, इस पे कहाँ बनेगा, इस पे नीचे बनेगा, यहाँ पे। टोटल आपको 4 दिखाने हैं। और जब ये वाला जाएगा तो इस पे ऊपर बन जाएगा ऐसे करके। तो ये कुछ हो गई पोजीशन किसकी, Zn2 पॉजिटिव की, आप इमेजिन कर पा रहे होंगे। यहाँ पर तुरंत हम लोग आते हैं अपने सेकेंड पॉइंट पे, जो कि क्या है, नंबर ऑफ आयंस। अगर नंबर ऑफ H2 निगेटिव आयंस की बात करें, जो कि एनायंस है आपके, वो कहाँ कहाँ पे ऑक्यूपाइड हैं आपके, कॉर्नर प्लस फेस सेंटर। 8 कॉर्नर कंट्रीब्यूशन 1/8, फेस सेंटर बार बार हुई, फेस सेंटर 1/2, मीन्स 4 एटम आ गए। अगर 4 एटम है कोई भी टाइप के स्ट्रक्चर में, तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हो गए, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हो गए, डबल हो गए, n तो 2n, 4 × 2 मतलब 8 हो गए। यहीं से निकाल लेंगे नीचे नंबर ऑफ Na क्यों Zn+2, Zn+2 आयंस 50% ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, मतलब कि 8 × 50/100, 4। इसके भी एटम 4, इसके भी एटम 4। फॉर्मूला क्या बन गया आपका, Zns। 4 जो आपका कॉमन आया वही आपका क्या है, फॉर्मूला यूनिट पर यूनिट सेल बोलते हैं 4, इसको Z बोलते हैं। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट डिस्कस कर लिया। जल्दी से हम लोग बढ़ते हैं किस पॉइंट पे, थर्ड पॉइंट की तरफ, जो कि है आपका एज लेंथ। जब भी हम लोग एज लेंथ को डिस्कस करते हैं, एज लेंथ, तो हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी एक लाइन ऐसी ले लेते हैं जिसमें जिसके अलॉन्ग सारे एटम टच कर रहे हो। तो यहाँ पर ऐसी लाइन कौन सी लेंगे हम लोग जिसपे एटम टच कर रहे हो, बेसिकली यहाँ पे देखिएगा हम लोग क्या लेने वाले हैं, हाँ, यहाँ पर तो एटम टच नहीं करेंगे, ये दो एटम आपस में टच कर रहे होंगे। अगर हम आपसे ये पूछें कि एक FCC टाइप या किसी भी टाइप के स्ट्रक्चर में, FCC में ही बेसिकली, हाँ, एक क्यूब के अंदर जो आपका बॉडी डायगोनल की लेंथ कितनी होती है, पूरी बॉडी डायगोनल की, यहां से लेके यहां तक पूरे बॉडी डायगोनल की लेंथ कितनी होती है, √3a। ये पूरी लेंथ कितनी हो गई, √3a, यहां से लेके और इस पॉइंट तक √3a हो गए। ठीक है, अगर हम ये बोले कि इसका जो बॉडी डायगोनल का मिडिल पॉइंट होगा उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी √3a/2। ठीक है, और उसी बॉडी डायगोनल में, ध्यान सुनिएगा, उसी बॉडी डायगोनल में ये 4 पार्ट होते हैं बेसिकली बॉडी डायगोनल के, जब टेट्राहेड्रल वॉइड रखा जाता है। एक पार्ट ये, फिर एक पार्ट ये, 2 मिडिल तक पहुंच जाएंगे, फिर एक पार्ट ये, और फिर एक पार्ट यहाँ पर कुछ बनता होगा। यहाँ पर तो 50% ऑक्यूपाइड है। तो हम बेसिकली ये बोल सकते हैं कि ये जो, अगर हम लोग इन दोनों के बीच की लेंथ पूछें, इन दोनों एटम के बीच की लेंथ को अगर पूछें तो कितनी हो जाएगी, √3a टोटल हो गई बाई 4। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की लेंथ कितनी होगी, √3a/4। लिखना क्या है आपको,
एक लाइन लिखनी है, Zn+2 present in tetrahedral void touches with corner S2 negative ions। इसका मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस कितनी, √3a/4। अगर r के टर्म में बात की जाए तो इसकी रेडियस r Zn2 पॉजिटिव और प्लस r S2 निगेटिव, ये तो होगी r के टर्म में, ठीक है। तो यहां से a बराबर कितना आ गया, 4/√3 r Zn2 पॉजिटिव r S2 निगेटिव। बेसिकली जहां पर भी टेट्राहेड्रल वॉइड में आपके एटम जाएंगे वहां पर आपकी यही एज लेंथ आने वाली है। इस चीज को भी याद रख लीजिएगा, यहाँ पर कैटायन रहेगा प्लस एनायन रहेगा। तो एज लेंथ भी हम लोगों ने निकाल ली है। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या रहेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा। एज लेंथ में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन देख लेते हैं, Zn2+2 देख लेते हैं। तो कैटायन की तो हमेशा वही बात रहती है कि जो उस टाइप के वॉइड की रही होगी वही रहेगी। टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी होती है, 4 होती है, 4 को ही टच करेगा, तो यहाँ पे 4 हो गई। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ S2 निगेटिव बताइए जरा। कॉर्नर पे है S2 निगेटिव, कहाँ पे, कॉर्नर पे है, ठीक है। कॉर्नर वाले कितने टच करते हैं, 8 के साथ टच करते हैं, बताया था हमने आपको। कॉर्नर वाले जो है, एक ये वाला है, यहां पर जो रहा होगा उससे टच करता, यहां पर भी एक 8 बनते हैं ना, ठीक है। तो यहां पर जो टेट्राहेड्रल वॉइड का आइटम रखा होगा Zn2 पॉजिटिव उसे टच करेगा, क्योंकि आयनिक स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेशन नंबर जब एनायन की निकालेंगे तो कैटायन ही टच करेंगे। तो यहां पर जो कैटायन रखा होगा वो टच करेगा, इसमें रखा होगा वो टच करेगा, नीचे ऐसे नीचे 4 ऊपर 4, तो 8 होगा टोटल। लेकिन केवल 50% ही तो ऑक्यूपाइड है, एटम तो केवल 50% में ही है, तो करने कितने चाहिए, 8 करने चाहिए, लेकिन यहाँ पर 50% में ही है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो गई आपकी, 4 हो गई। तो हम लोग क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ जिंक ब्लेंड इज 4:4, ऐसे ही लिखते हैं हम लोग, ठीक है। लास्ट जो अदर एग्जाम्पल अगर बात करें जो इसी टाइप के हैं, AgCl, AgBr, CuCl, CuBr, etc, ये भी आपके सेम इसी टाइप के स्ट्रक्चर बनेंगे। तो ये तो बात हो गई जिंक सल्फाइड के पहले टाइप के स्ट्रक्चर की, जो कि आपका क्या है, जिंक ब्लेंड है, ठीक है। अब हम लोग जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं सेकेंड टाइप का स्ट्रक्चर, वोल्टाइज, जो कि अपने सिलेबस में भले ही ना हो। वैसे तो सिलेबस की अगर बात करें तो ये आपके एनसीईआरटी में नहीं गिवन है आयनिक स्ट्रक्चर, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ तक पढ़ रहे हैं तो इसको पढ़ना जरूरी है। ABC वगैरह जो अच्छी बुक्स हैं उसमें आयनिक स्ट्रक्चर आपको गिवन है, ठीक है। अगर आपको केवल बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखना है, आपको लगना है नहीं हम केवल बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इतना पढ़ना है, तो हाँ यू कैन स्किप द लेक्चर नंबर 10 एंड 11, क्योंकि आयनिक स्ट्रक्चर नहीं गिवन है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप पढ़ रहे हैं तो कायदे से पढ़िए और इसको भी कवर कर लीजिए, कोई इतना कठिन चीज नहीं है इसमें, ठीक है। तो वोल्टाइज जरा देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं वोल्टाइज में देखेंगे। इसमें क्या है आपका वोल्टाइज में, इसमें जो आपके मेन साइड है वो अरेंज होती है HCP में। किसमें अरेंज होती है, HCP में। और इसके अलावा सेम चीज होती है Zn2 पॉजिटिव कहाँ बैठे होंगे, टेट्राहेड्रल वाइड्स में बैठे होंगे। तो सबसे पहली जो चीज हमको लोग डिस्कस करते थे वो तो यही है कि रेशियो, वही रेशियो लिखने की जरूरत नहीं है, आप रेशियो में लिखो बार बार। S2 निगेटिव ऑक्यूपाइड HCP, मतलब HCP का मतलब क्या हो गया, HCP का मतलब क्या हुआ, 12 कॉर्नर, 6 ऊपर 6 नीचे, प्लस 2 फेस सेंटर, एक ऊपर एक नीचे, 2 फेस सेंटर, और साथ में 3 बॉडी सेंटर, 17 आइटम होते थे टोटल, ठीक है। एंड Zn+2 occupied 50% of
टेट्राहेड्रल वाइट, ठीक है, क्योंकि यहां पर भी अगर 6 अभी हम दिखा रहे हैं। अब नंबर ऑफ आयंस की बात कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ H2 निगेटिव आयन कितने होंगे? 12 कॉर्नर वाले हैं, बताया था कॉर्नर कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/6 होता है HCP के केस में। 2 फेस सेंटर वाले हैं 1/2, 3 बॉडी सेंटर, पूरा पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन। यहाँ से आपका आएगा 2 + 1 और यहाँ से टोटल 6 एटम आ गए। तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइट कितने हो गए? 12 हो गए। और नंबर ऑफ Zn+2 कितने हो गए? 12 × 50 100 मीन्स 6। फॉर्मूला क्या बन गया आपका? Zns। फॉर्मूला यूनिट जिसको हम लोग Z बोलते हैं, फॉर्मूला यूनिट पर यूनिट सेल जिसको हम लोग Z भी बोलते हैं, 6 आ गया। ठीक है, यहाँ तक हो गया। और जो लास्ट पॉइंट आपका कोऑर्डिनेशन नंबर है वो तो उतना रहने वाला है। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर कितना रहेगा? 4:4। ठीक है, कैटायन तो 4 से टच करता ही है, एनायन भी 4 से ही टच करेगा, 50% ही ऑक्यूपाइड है ना। ठीक है, तो बेसिकली जो है ये आपके रिजल्ट्स आ गए। अब यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है कि ZnS जो है उसके 2 टाइप के स्ट्रक्चर हैं, क्या दोनों टाइप के स्ट्रक्चर में डेंसिटी डिफरेंट होगी? क्या दोनों टाइप के स्ट्रक्चर में डेंसिटी डिफरेंट होगी कि सेम होगी? बताइए। एक क्वेश्चन हम आपके सामने लिख रहे हैं। Will there be same density for both structure of ZnS? सेम होगी डिफरेंट होगी? बताइए आंसर। अब हम आपको बताते हैं इसका आंसर। इसकी डेंसिटी होने वाली है वो सेम रहने वाली है। क्यों सेम रहने वाली है समझते हैं पहले इस चीज को। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बताया था हमने आपको? Z × A Na/V। अगर आप लोग ZnS ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये जो आपका एटॉमिक नंबर जो कि यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास हो गया, मॉलिक्यूलर मास तो सेम रहेगा दोनों के लिए। A/ और एवोगाड्रो नंबर ये भी सेम रहेगी, वो तो सेम कांस्टेंट रहती है। तो A/Na का रेशियो दोनों के लिए बराबर रहेगा। अगर हम दोनों के लिए ये प्रूफ कर दें कि Z/V सेम है दोनों के लिए, Z/V सेम है दोनों के लिए, तो दोनों की डेंसिटी भी सेम आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे Z/V पहले देख लेते हैं। Z/V सबसे पहले देखेंगे फॉर जिंक ब्लेंड, या पहले फॉर CCP वाले के लिए देख लेते हैं। तो जब CCP वाले के लिए आप लोग निकालेंगे Z/V तो कैसे आएगा? D Z/V। Z क्या होता है? नंबर ऑफ एटम कितने आए थे? 4 आए थे वहां पे। ठीक है, V क्या है? CCP का जो वॉल्यूम होता है कितना निकाला था? FCC का ही वॉल्यूम कितना था? 16/√2 A³। ध्यान करना, निकलवाया था पूरा हमने डिटेल में, 16/√2 A³। तो यहां से क्या होने वाला है? 4 से 4 आपका कैंसिल हो गया, तो आया 1/4√2 A³। ये तो आ गया किसके लिए? आपका CCP के लिए। फॉर HCP जो कि रिप्रेजेंट करता है किसको? वोल्टाइज स्ट्रक्चर को, उसके लिए क्या होगा? Z/V। यहां पर आपका Z रहने वाला है 6। Z कितना रहेगा? 6 रहने वाला है। और वॉल्यूम होता है 24/√2 A³। ये भी आपको निकलवाया हुआ है। ठीक है, कहां पे निकलवाया हुआ है ये दोनों चीजें? जब हम पैकिंग इफिशियंसी निकाल रहे थे। ठीक है, काटेंगे यहां से तो आने वाला है कितना? 1/4√2 A³। तो दोनों के Z/V सेम है, ये तो सेम होना ही है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर ही एक नोट लगा लेंगे। नोट में लिख लीजिए, इन सेम कंपाउंड्स वो इफ लिखिए, इफ सेम कंपाउंड क्रिस्टलाइज
in both CCP and HCP, then its density remains same, डेंसिटी सेम रहेगी। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं जो आपके दो बचे हुए हैं CaF2 एंड Na2O पे। ठीक है, बेसिकली अभी तक जो हम लोगों ने 3 डिस्कस किए वो थे AB टाइप के फॉर्मूला टाइप के, जिसमें कैटायन भी 1 था, रेशियो जो था 1:1 रेशियो था। अब हम लोग जो दूसरे टाइप के डिस्कस करने वाले हैं वो आप लोग सेकेंड हेडिंग डाल लीजिएगा। सेकेंड हेडिंग क्या, जो आपके कैसे हो, स्ट्रक्चर ऑफ AB2 एंड A2B टाइप। जो AB2 एंड A2B टाइप के हों, AB2 टाइप कैसे, AB2 टाइप का मतलब क्या हुआ कि A और B का जो रेशियो है वो 1:2 रहने वाला है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल अगर हम आपको दें तो क्या हो जाएगा इसका एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल CaF2 हो गया आपका, CaF2। ये देखिए कैल्शियम और इसका रेशियो कितना है 1:2, 1:2 दिख रहा है आपको। इसको ही बोलते हैं फ्लोराइट स्ट्रक्चर, फ्लोराइट है, फ्लोराइट स्ट्रक्चर। और अगर दूसरा एग्जाम्पल दें तो वो है A2B, यहां पर AB का रेशियो में 2:1 होने वाला है। एग्जाम्पल दे दें आपको Na2O 2:1 रेशियो, इसको बोलते हैं एंटी फ्लोराइट। इसका ऊपर वाले का सेम एंटी होगा ये, ठीक, अपोजिट, फ्लोराइट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहीं पे समझ लेते हैं कि कौन सा कहां पे आपका जाने वाला है। इसके केस में क्या होता है, CaF2 के केस में फ्लोरीन जो है आपका, फ्लोरीन जो है आपका, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, यहीं पे बता दें फिर। फ्लोरीन जो है आपका बिल्कुल लास्ट में रखा गया है। ठीक है, और जो उसका साइज है फ्लोरीन का, किसका, फ्लोरीन का जो साइज है बहुत ही छोटा साइज है। ठीक है, इसकी वजह से जो आपका एक कैल्शियम है ये मेन साइड को ऑक्यूपाई करता है। एक ही एग्जांपल ऐसा है जिसमें कैटायन जो है मेन साइड को ऑक्यूपाई करेगा। हमने आपको बताया भी था कि अगर इन दोनों का रेशियो लेंगे तो 1 से ज्यादा हो जाएगा, तो फिर हम लोग अपोजिट कर देंगे रेशियो। ठीक है, तो यहां पर कैल्शियम किस में रहने वाला है, मेन साइड। मेन साइड का मतलब अगर हमने बोल दिया CCP स्ट्रक्चर, दोनों CCP बनेंगे। ठीक है, तो ये कार्बन, ये कॉर्नर प्लस फेस सेंटर पे रहेगा, और ये कहां पे रहने वाला है, ये वॉइड में रहने वाला है। और एक आइडिया और यहां से लग गया, क्या आइडिया लग गया, ये आइडिया ये लग गया कि ये वॉइड भी किस टाइप का बनने वाला है, वॉइड भी किस टाइप से बनने वाला है, वॉइड भी आपका टेट्राहेड्रल टाइप का बनेगा। ठीक है, तभी डबल एटम आने वाले हैं। कैल्शियम जो है मेन साइड पे अगर 4 एटम आएंगे तो इसका डबल आ जाएंगे 8 एटम, तभी तो CaF2 टाइप फॉर्मूला बन जाएगा। ऐसे भी समझ सकते हैं। और यहां पर क्या रहने वाला है, यहां पर आपका वही चीज सेम रहने वाली है। यहां पर क्या है कि कैटायन जो है वो वाइड में जाएगा, क्योंकि हम लोग हमेशा करते ही आ रहे हैं, और ये कहां पे जाएगा, मेन साइड में। तो आप ये फॉर्मूला से समझ सकते हैं, फॉर्मूला से समझ सकते हैं कि टेट्राहेड्रल वाइड बनेगा तो यहाँ पर डबल एटम होना जरूरी है, तभी ये वाइड में जाएगा। ऐसे समझ लीजिए। इसका ठीक अपोजिट भी है, एंटी फ्लोराइड। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं CaF2 फ्लोराइड स्ट्रक्चर। सबसे पहली हेडिंग है आपकी फोर्थ डाल लेना उसके साथ, चलो इसके साथ बनी डालना, बस फोर्थ डालने जाना। ठीक है, 3 हो गया, 4 तो कौन सा हो गया, CaF2। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, फ्लो राइट स्ट्रक्चर। फ्लोराइड ना कर दीजिएगा, फ्लोराइट है, फ्लोराइड तो फ्लोराइट स्ट्रक्चर। सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि Ca2 पॉजिटिव आयंस ऑक्यूपाइड CCP, मतलब कि कॉर्नर प्लस फेस सेंटर, एंड F2 नेगेटिव आयंस
ऑक्यूपाइड टेट्राहेड्रल वॉइड, यहाँ पे तो सारे कर लेंगे, 100% करेंगे ना, टेट्राहेड्रल वॉइड्स, यहाँ पे तो जरूरत है नहीं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। डायग्राम क्या बना है, डायग्राम तो समझ गए ना कि कॉर्नर प्लस प्लेस सेंटर पे ये, और हर एक बॉडी डायगोनली अलोंग आपके क्या रखे होंगे, F2 निगेटिव आयंस रखे होंगे, डायग्राम नहीं बनाएंगे हम यहाँ पे। सेकेंड चीज हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, नंबर ऑफ आयंस, वो भी यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। नंबर ऑफ आयंस क्या हो गए आपके, नंबर ऑफ Ca2 पॉजिटिव आयन कितने हैं, 8 कॉर्नर, वही चीज 4 आने वाले हैं। और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड यहाँ से कितने आएंगे, 8 आएंगे, तो इसलिए नंबर ऑफ F2 निगेटिव आयंस कितना, क्योंकि टेट्राहेड्रल वॉइड तो पूरी तरीके से अंदर ही होता है, ठीक है। कितना हो गया आपका, 8 आने वाला है। यहाँ से जो आपका फॉर्मूला बनेगा, क्या बना फॉर्मूला, CaF2, ठीक है। और जो आपका फॉर्मूला यूनिट पर यूनिट सेल आया वो कितना आ गया आपका, 4 ही आएगा, ठीक है। मैंने बताया था CL को छोड़ के सभी में 4 आएगा। ये 2 पॉइंट डिस्कस हो गए। थर्ड पॉइंट, एज लेंथ। जब भी आपका टेट्राहेड्रल टाइप का वॉइड बनेगा, फिर हम आपको वही स्ट्रक्चर करा रहे हैं, कॉर्नर वाले से और F2 निगेटिव आयंस की दूरी कितनी होगी, √3a/4, ठीक है, √3a/4। और ये दोनों को अगर इसके टर्म में लिखें, R के टर्म में, तो कितनी होने वाली है, RCa2 पॉजिटिव प्लस RF2 निगेटिव। यहाँ से A बराबर 4/√3 RCa2। यहाँ पे एक ही निगेटिव होगा F में हमेशा, ठीक है। तो ये भी आ गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, टेट्राहेड्रल टाइप का है ना, तो बॉडी डायगोनल के √3/4 ले ली उतनी। यहाँ पर क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर लें। कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Ca2 पॉजिटिव कितना होगा, कॉर्नर वाला है, कितने के साथ टच में रहेगा, 8 के साथ टच में रहने वाला है, ठीक है। अब की बार तो 50% थोड़ा है, 100% ऑक्यूपाइड है F2 निगेटिव से। तो इधर वाला कॉर्नर वाला जो है वो अपने यूनिट सेल में एक टेट्राहेड्रल से, बगल वाले नीचे 4 ऐसे ऊपर 4, तो 8 यहाँ पे हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ F निगेटिव कितना होने वाला है, हमेशा 4 रहेगा, जो भी वॉइड में रहता है उसका तो 4 होता ही ना। तो यहाँ पर रेशियो क्या है, 8:4, क्या रेशियो है, 8:4। CaF2 टाइप में ध्यान रखिएगा, 8:4 रेशियो आ गया। अदर एग्जाम्पल यहीं पे देख लेते हैं, अदर एग्जाम्पल, SrF2 स्ट्रांसियम फ्लोराइड और BaF2 बेरियम फ्लोराइड, दिख रहा होगा आपको वहां तक, SrF2 एंड BaF2। तो ये कंप्लीट हो गया आपका कौन सा, CaF2 टाइप का। जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं कौन सा, Na2O। Na2O हमने स्टार्टिंग में बताया था आपको, Na2O वाला, कि यहाँ पे तो क्या होने वाला है, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर बोलते हैं उसको, उसका ठीक अपोजिट, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। सबसे पहला पॉइंट है, O2 निगेटिव आयंस ऑक्यूपाइड CCP, मतलब कॉर्नर प्लस फेस सेंटर, एंड ये तो अपोजिट यहाँ पे है उसके वाले को, नॉर्मल जो रहता है, Na आयंस ऑक्यूपाइड टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। फॉर्मूला भी सेटिस्फाइड हो जाएगा। जल्दी से नंबर ऑफ आयंस निकाल लेते हैं, उम्मीद है आप लोग अब आसानी से निकाल पा रहे होंगे। नंबर ऑफ आयंस अगर NO2 निगेटिव की बात करें तो 4 ही आएंगे। कैसे 4 आएंगे, एक बार लास्ट टाइम बता दें तुमको, ठीक है। और नंबर ऑफ Na प्लस आयन जो है आपके,
वो कितने हैं आपके, 8 आ जाएंगे टेट्राहेड्रल के डबल। यहाँ से फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, Na2O, और जो आपका Z आएगा फॉर्मूला यूनिट जिसको हम लोग बोलते हैं, कितनी आ गई आपकी, 4। एज लेंथ यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। एज लेंथ सेम, कोई दिक्कत नहीं। टेट्राहेड्रल में √3a/4, बस नाम बदल गए कैटायन आयन के, क्या हो गया, RNA पॉजिटिव प्लस RO2 निगेटिव, A = 4/√3 RNA पॉजिटिव प्लस R2 निगेटिव। जल्दी से कोऑर्डिनेशन नंबर देख लें। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na+ कितना हो गया, Na+ कहाँ पे है आपका, टेट्राहेड्रल वॉइड में, तो 4। और कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ O2 निगेटिव कॉर्नर पे होता है, कितने सारे ऑक्यूपाइड है, 8 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, Na2O टाइप स्ट्रक्चर हैज द कोऑर्डिनेशन नंबर 4:8। अदर एग्जाम्पल, इसी ग्रुप के Li2O एंड K2O। ठीक है, तो यहाँ तक तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। बेसिकली ये चैप्टर जो आपका आयनिक स्ट्रक्चर है वो पूरी तरीके से हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। एक दो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको ज़रा याद रख लीजिए। एक स्ट्रक्चर कभी कभी डायमंड का पूछ देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा डायमंड के बारे में बता, पूछ क्या लेते हैं, वो तो बहुत अच्छे टाइप के क्वेश्चन है तो पूछ लेते हैं, यहाँ तक आ गए हैं तो थोड़ा सा बता देते हैं। डायमंड का थोड़ा सा बता देते हैं, ठीक है। ये वैसे आयनिक स्ट्रक्चर नहीं होगा डायमंड का, डायमंड कोवैलेंट टाइप का है, ठीक है, लेकिन हम फिर भी डायमंड का बताना चाहेंगे, यहाँ तक आ गए हैं तो। ऐसे एडिशनल लगा के लिख लीजिएगा डायमंड का बस। डायमंड की अगर विद रिस्पेक्ट टू केमिकल बॉन्डिंग देखें, केमिकल बॉन्डिंग में डायमंड का क्या स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक कार्बन से ऐसे करके कुछ कार्बन जुड़े होते हैं, फिर इन सभी से कितने जुड़े होते हैं, इन सभी से कितने जुड़े होते हैं, एक कार्बन से 4 कार्बन जुड़े होते हैं, फिर इन सभी से कितने होते हैं, 4 जुड़े होते हैं, एक तो ऊपर जुड़ा ही है। ऐसे करके कुछ डायमंड का स्ट्रक्चर आपका केमिकल बॉन्डिंग बनता था। लेकिन सॉलिड स्ट्रक्चर के रिस्पेक्ट में कैसे बनेगा वो देखिएगा। सॉलिड स्टेट, इसका जो स्ट्रक्चर होता है सेम एज ZnS, सेम एज ZnS। क्या मतलब हुआ सेम एज ZnS का, सेम एज ZnS का मतलब ये हुआ कि ZnS का जो आप लोगों ने FCC टाइप का स्ट्रक्चर बनाया था ना, FCC, वहां पर क्या था आपका Zn2 पॉजिटिव R या S2 निगेटिव R इन FCC, ठीक है, और Zn+2R इन 50% ऑफ टेट्राहेड्रल वाइट। तो यहाँ पर S2 निगेटिव की जगह भी क्या हो गया, कार्बन हो जाएगा, क्योंकि कार्बन ही तो है पूरे डायमंड, क्या होता है कार्बन का, और Zn2 पॉजिटिव की जगह के दोनों जगह क्या हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बस आपका कार्बन R इन FCC और कार्बन R इन 50% ऑफ टेट्राहेड्रल वाइट। कार्बन R इन FCC का मतलब क्या हुआ, कॉर्नर पर प्रेजेंट। बनाते हैं तो जरा अच्छे समझ में आएगा, बना रहे हैं देखिएगा। हम क्या करेंगे कि टेट्राहेड्रल वाइड आपको दिखाने हैं हमको ना, हमको एक यूनिट सेल के 8 पार्ट होते थे ना, हम उसका केवल एक पार्ट बना रहे हैं। एक यूनिट सेल के 8 पार्ट थे ना, उसका केवल एक पार्ट बना रहे हैं। जरा देखिएगा, ये कॉर्नर का आइटम, आप जरा समझिएगा, अगर हम एक यूनिट सेल का 8वां पार्ट बना रहे हैं तो ये कॉर्नर का तो आइटम रहेगा ही। एक यूनिट सेल ऐसी भी रखे होगे, एक पीछे रखे होगे, ये आइटम कहां का रहेगा, क्या बिलो वाले का फेस सेंटर का आइटम है, भले ही आपको यहाँ पे कॉर्नर दिख रहा हो, ये फेस सेंटर का आइटम है। ऐसे ये कैसा है, उधर वाला जो रखा है ना, उस वाले का फेस सेंटर का आइटम है, यही फेस सेंटर का आइटम है, ठीक है। और इन दोनों से मिलके, इन सबसे मिलके क्या बन रहा होगा, यहाँ पर एक टेट्राहेड्रल वाइड बन रहा होगा, और उस टेट्राहेड्रल वाइड का आइटम ये आपने रख दिया। यहाँ पर भी हर जगह कार्बन ही कार्बन है, ठीक है। ये टेट्राहेड्रल वाइड का आइटम हो गया, सब कार्बन ही है। मिलाइए जरा इनको, दिख रहा है टेट्राहेड्रल,
टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको ना, जैसा ये होता है वैसे टेट्राहेड्रल है। तो डायमंड का याद रखिएगा, एक दो चीजें भी डायमंड के लिए याद रख लीजिए। नंबर ऑफ एटम्स अगर पूछे कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं तो कितने रहेंगे, 8 कॉर्नर पे 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन, 6 फेस सेंटर पे 1/2 कॉन्ट्रीब्यूशन, और 50% टेट्राहेड्रल, क्योंकि कार्बन ही तो है, कार्बन के अलावा कोई और कोई थोड़ा है। तो 50% कितने हो जाएंगे, यहाँ पे अगर आपके 4 बनेंगे तो 8 आ जाएंगे ना, 8 टेट्राहेड्रल बॉन्ड बनेंगे, उसका 1/2। यहाँ से जब सॉल्व करिए तो कितना आएगा आपका, 4 यहाँ से आएगा, 4 यहाँ से आएगा, टोटल कितने आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे। तो जेड हमेशा याद रखिएगा, नंबर ऑफ एटम्स इसके लिए कितना है, नंबर ऑफ एटम्स कितना है इसके लिए, कार्बन के लिए 8 है, ठीक है, ये जेड। यहाँ पे तो जेड का मतलब ये होता है, आयनिक में बस जेड का मतलब फॉर्मूला यूनिट से था, आयनिक में जेड का मतलब फॉर्मूला यूनिट से था, यहाँ पे तो जेड का मतलब जो पहले था वही है ना, नंबर ऑफ एटम्स निकाल लो पर यूनिट सर। तो जेड कितना हो गया, 8 हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, टेट्राहेड्रल 4 ही से करेगा ना, कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 4 ही है, कोई किसी से चेक कर लीजिए, सबका 4 ही मिलेगा, यहाँ पर वैसे थोड़ा मिलेगा। तो कोवेलेंट टाइप का स्ट्रक्चर है। अगर बात करें एज लेंथ की, तो एज लेंथ भी आसानी से निकल आएगी, √3a/4, जहाँ डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है, √3a/4, और ये कितनी है, आर ऑफ कार्बन, या बोल सकते हैं कि जो आपका बॉन्ड लेंथ है कार्बन कार्बन, उतना डिटेल में नहीं जाना, हमने आपको एक आइडिया दे दिया, डायमंड का भी आप समझ गए होंगे, ठीक है। पैकिंग इफिशियंसी इसकी डायमंड की 34% आती है। अब वो सब यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एडवांस की चीज़ें फिर हो जाएंगी, ठीक है। बेसिकली जेड एन एस जैसा होता है, इतना याद रखिएगा। कैसे निकालोगे पर पैकिंग एफिशिएंसी, जेड का फॉर्मूला रख दो, कोई दिक्कत थोड़ा उसमें। अभी हमने यहाँ बता दिया कि ए तो निकाल सकते हो एज लेंथ, कैसे, क्योंकि जो दो एटम रखे थे ना, √3a/4 इक्वल टू RC + RC, 2RC के बराबर हो जाएगा। तो a बराबर 4/√3, या RC जगह बोल दो कि दो के बीच में लेंथ कितनी है, बॉन्ड लेंथ बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, और कार्बन कार्बन के बीच लेंथ कितनी होगी, बॉन्ड लेंथ कितनी है, 1.54 एंगस्ट्रॉम, यही तो है, सिंगल सिंगल बॉन्ड है ना, 1.54 एंगस्ट्रॉम। वो सब चीजें एक्स्ट्रा फिर आपकी हो जाएंगी, ठीक है। तो ये चीज हो गई आपकी। एक नोट और लगा लीजिए, स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड्स के नीचे एक नोट और लगा लेंगे, वो होगा इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर के ऊपर प्रेशर एंड टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है, 2 लाइन का टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, बता देते हैं। तो पहले प्रेशर का इफेक्ट देख लेते हैं, ठीक है। अगर आप प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या होगा, मॉलिक्यूल क्या आएंगे, पास पास में आएंगे। प्रेशर जब बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल पास पास में आएंगे, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगी। जैसे ही प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स कम्स क्लोजर, ये एबीसी में दिया है नीचे एक नोट, मॉलिक्यूल कम्स क्लोजर। इससे क्या होने वाला है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होने वाली है आपकी, बढ़ने वाली है। एग्जाम्पल में बेसिकली यही एग्जाम्पल बार पूछा जाता है, यही बताया जाता है कि अगर आपका 6:6 रेशियो का NaCl टाइप का स्ट्रक्चर है, 6:6 टाइप कोऑर्डिनेशन नंबर का NaCl टाइप का स्ट्रक्चर है, उसमें आपने क्या किया, प्रेशर को इंक्रीज कर दिया, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, 8:8 टाइप का CaCl टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर टेम्परेचर का इफेक्ट देखें तो टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मॉलिक्यूल्स दूर दूर चले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूल्स विल गो अवे, मॉलिक्यूल कहाँ चले जाएंगे, दूर चले जाएंगे। उससे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कम हो जाएगा। इसका ठीक अपोजिट एग्जांपल दे दीजिए, 8:8 टाइप का CaCl का स्ट्रक्चर टेम्परेचर इंक्रीज करने पे 6:6 टाइप का NaCl के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली इस तरीके से आपका जो आयनिक स्ट्रक्चर था वो आपका आयनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर वो है आपका खत्म हो गया है। NCERT में नहीं गिवन है, लेकिन ABC में एक पेज में गिवन है, लर्निंग प्लस के नाम से गिवन है। हमने आपको इसलिए पढ़ाया क्योंकि जब इतनी दूर तक आ गए हो तो इस चीज़ को भी पढ़ना
ज़रूरी है। आप अगर टोटली बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से चाहें तो इन दो टॉपिक को भले रिजल्ट थोड़ा थोड़ा याद कर ले, छोड़ भी सकते हैं 10th और 11th को, ठीक है, रिजल्ट्स थोड़ा थोड़ा याद करके। और आपकी जो नेक्स्ट वीडियो है वो डिफेक्ट्स पे आएगी, और उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। दोनों जो हैं ऐसे टॉपिक हैं जो थ्योरेटिकल थोड़ा सा टॉपिक है, थोड़ा सा डिफेक्ट्स में समझाना पड़ेगा, और प्रॉपर्टीज भी थोड़ा जान थ्योरेटिकल टॉपिक है, ठीक है। तो हम एक एक लेक्चर में इन दोनों को ख़त्म कर देंगे। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।